पहले हम रिसीट पार्ट देखते हैं। अब बताओ क्या पढ़ा था आपने? ओके, रेवेन्यू एंड कैपिटल, उसमें क्या पढ़ा था? रेवेन्यू जो रिकरिंग होती है, रेगुलर इनकम होती है, ठीक है, जैसे टैक्सेस हो गया, ठीक है, और इरेगुलर कैपिटल होती है वो इरेगुलर होती है, ठीक है, जो जिसका अमाउंट ज़्यादा भी होता है। और क्या पढ़ा था? बस इतना ही? देख लो, अब इन्होंने प्रूफ दे दिए, इतना ही पढ़ा है, हम भी पढ़ेंगे अभी, ठीक है ना? ओके, सो राइट, रिसीट्स आर ऑफ टू टाइप्स। बोलना है तो अभी बोल लो कुछ किसी को कि क्या होती है रिसीट्स। नहीं बोलना क्या? इकोनॉमिस्ट ऑफ माय क्लास। चलो, रिसीट्स आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन, रेवेन्यू रिसीट्स, and number two, capital receipts. Revenue receipts and number two, capital receipts. So right, revenue receipts are further classified into tax revenue. Revenue receipts are further classified into tax revenue and non-tax revenue. तो अल्टीमेटली रिसीट्स हमारी दो तरह की हैं, एक रेवेन्यू रिसीट है, एक कैपिटल रिसीट है। एंड रेवेन्यू रिसीट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो ये हमारा पूरा क्लासिफिकेशन, क्लियर? अब एग्जामिनर पहले तो आपसे पूछ सकता है इजीएस्ट क्वेश्चन, रिसीट्स आर ऑफ, you can say classification of receipts, so you have to tell this, and your revenue receipt are further classified into tax revenue and non tax revenue. Clear? अब जब हम बात करते हैं tax revenue, what does it basically means? Tax revenue means whatever government is collecting from taxes. Okay, so right, tax revenue means whatever government of India is collecting, from various taxes. Okay, from various taxes. Clear? So this is what, that is why इसमें भी देखो, सिलेबस में तो इन्होंने यहाँ लिख दिया फिस्कल पॉलिसी, पब्लिक एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू टैक्सेशन, डेफिसिट मैनेजमेंट, खत्म कर दिया बस इसको। मतलब वो चाहते हैं कि आप सिर्फ टैक्स रेवेन्यू पढ़ो, नॉन टैक्स पढ़ो ही मत, बट क्वेश्चन दे देंगे नॉन टैक्स पे। क्लियर? कहीं ना इनको क्लैरिफाई करना चाहिए। ये सुनो, दिस इज द प्रॉब्लम विद आवर सिलेबस। फिर आप बोलोगे सर आउट ऑफ सिलेबस आया, क्या करें हम? मेरे को लगता है कि किसी और स्टेट में बैठ के इन्होंने सिलेबस लिख दिया कि चल भाई आज सिलेबस लिखते हैं कि क्या पूछ रहा है। ये सुनो, स्टेट मतलब ये नहीं कह रहा कि एमपी से किसी और स्टेट में, मतलब ये वाली स्टेट कहीं और थी, समझ गए ना? उसकी बात कर रहा हूँ मैं, क्लियर? अब यहाँ पर देखो सिलेबस तो बस ये बोलता है, बट हमें इसका भी पढ़ना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली जब हम टैक्स रेवेन्यू बोलते हैं, जो भी गवर्नमेंट वेरियस टैक्सेस इंपोज करती है, लाइक इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, तो हम इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी नहीं, बाद में। क्लियर? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, क्लियर? और कौन से टैक्स होते हैं? जीएसटी, सो यू टुक एडमिशन, यू पेड जीएसटी, क्लियर? वैल्यू एडेड टैक्स जो भी वैसे जा चुका है अभी, क्लियर? एक्सपोर्ट ड्यूटी, तो देयर आर सो मेनी टैक्सेस, एक्साइज ड्यूटी, क्लियर? सो विल टॉक अबाउट दोज टैक्सेस ऑल्सो, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सो अल्टीमेटली जो भी टैक्स से कलेक्शन होता है, ओके, उसको हम यहाँ पर मेंशन करेंगे इसके अंदर। ओके, इसके अंदर हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। क्लियर? तो आपको पता होगा कि हमारे पास दो तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। कैन यू टेल मी व्हाई वी कॉल इट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट? मैं आंसर अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, बट जिनको पता है बता सकते हैं। डायरेक्टली गवर्नमेंट कलेक्ट करती है लोगों से, जो आपने इनकम की उसके ऊपर आपने टैक्स भरा, डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट जैसे होता है कोई गुड्स परचेज किया, उस पर जीएसटी लगता है, तो वो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जा रहा है। समझ आया क्या कहना चाहते हैं? क्या कॉन्सेप्ट है इसमें? सर बुक परचेज की मैंने, उस पर टैक्स लगा हुआ अलग से, तो गवर्नमेंट के पास इनडायरेक्टली जा रहा है। इनडायरेक्टली हो तो कैसे? घूम के?
नहीं रिटेलर के थ्रू जा रहा है। रिटेलर फिर उसके बाद जाएगा। श्योर। चलो जो आपने अपनी परिभाषा बना रखी है इसको रखो अभी, मैं आगे बताऊंगा क्योंकि टैक्सेशन अलग से टॉपिक कराऊंगा आपको पूरा। क्लियर? तो अल्टीमेटली मैं इस परिभाषा में भी डील ही नहीं कर रहा। क्लियर? तो जो भी आपने बना रखी है अपने थॉट अपने पास रखो, ठीक है? तो हम इसको बात करेंगे लेटर ऑन। क्लियर? तो अल्टीमेटली हाफ इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज डेंजरस। इन्होंने बस ये बोला कि डायरेक्ट में डायरेक्ट जा रहा है, इनडायरेक्ट में इनडायरेक्ट जा रहा है। सर इनडायरेक्ट टैक्स में एक चीज ये होती है। कॉन्सेप्ट क्या है इसमें? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। चलो मनी का रोटेशन बना के देते मनी का रोटेशन। हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में वो टैक्स पे कर रहा है, डायरेक्ट कंज्यूमर के ऊपर आता है पूरा बर्डन। एंड में कंज्यूमर ही पे कर। चलो ठीक है, जो भी हाँ कर रहे हैं इनको सपोर्ट कर रहे हैं, परचेजिंग कैपेसिटी बाद में बताऊंगा। क्लियर? अभी हम इस डिस्कशन में जा रहे हैं। क्यों डिस्कशन कर रहे हो? राइट, ओके। सो राइट, tax revenue is collected from direct tax and indirect taxes. Tax revenue is collected from direct taxes and indirect taxes. Tax revenue is collected from direct taxes and indirect taxes. Clear? So you can write in bracket, concept of direct and indirect tax will be covered later. Clear? भाई टेंशन दे दो मुझे फोन करके, या सर ये कराया नहीं है टॉपिक, कराऊंगा बाद में कराऊंगा। और वो भी इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे, बिकॉज एक टाइम के बाद जब हो जाएगा, सो यू कैन रिवाइज विद दैट। क्लियर? ओके, तो वो बाद में बताऊंगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, एग्जाम्पल देख सकते हो। इनकम टैक्स इज द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जीएसटी इज द एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। जो इन्होंने बोला वही मैंने बात करी है, बट कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें भी। क्लियर? सो राइट, इनकम टैक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स इज एन एग्जाम्पल, चाहिए क्या ऐसी? इनकम टैक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स, वेयर एज जीएसटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर? अब हम बात करते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। व्हाट डज नॉन टैक्स रेवेन्यू इंक्लूड? कौन बताना चाहेगा? पेनल्टीज और प्रॉफिट्स। ओके, और सो राइट, non-tax revenue include non-tax revenue include fees and fines. ओके, आपका कोई केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो यू विल पे सम फीस। ओके, और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में पास कर दिया आपको फाइन भी देना है। क्लियर? तो दैट फीस एंड फाइन्स विल बी अ पार्ट ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। क्लियर? क्लियर? जैसे आप स्टेट के लिए भी एग्जाम दोगे तो एमपीपीसीएस के लिए कुछ फीस भरोगे, यस और नो? तो वो खैर फीस स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगी। बट अगर सपोज आप कल को यूपीएससी देते हो तो फीस पे करोगे, तो वो फीस जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। तो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, जो आपका सिलेबस बोलता है। क्लियर? तो अल्टीमेटली जो आप फीस पे करोगे, ओके, यूपीएससी की, वो स्टेट फीस किसके पास जाएगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। बट अगर आप स्टेट पीसीएस देते हो, जो आप दोगे, तो अल्टीमेटली उसमें जो फीस जाएगी वो जाएगी स्टेट गवर्नमेंट के पास। क्लियर? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फीस की बात कर रहे हैं। ओके, सिमिलरली फाइन्स, तो अगर आपने कोई ऐसे लॉ वायलेट करे, ओके, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं, तो वो सारे फाइन्स कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएंगे। क्लियर? नंबर टू, यूजर पे चार्जेस। नाउ व्हाट इज यूजर पे चार्जेस? नहीं पता ना? सुना है ये टर्म? सुना है लेकिन पता नहीं है। व्हाट इज यूजर पे चार्जेस? कोई तो कुछ बोला है धीरे से आवाज में, खुल के बोलो यार। मैं कोई मॉन्स्टर थोड़ी हूँ यार, वो केजीएफ वाला खा जाऊंगा यार। सर शायद जो फैसिलिटीज हम यूज कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है उसके लिए जो चार्जेस दे रहे हैं, जैसे कि गवर्नमेंट तो कई सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। सर ये रोड्स रेलवेज हम
टोल्स वगैरह देते हो। रोड रेलवे टोल्स, ओके। और कोई यूजर पे चार्जेस। अगर सपोज करो आप 1 साल के लिए अपना घर लॉक करके, पीछे से सारी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करके, वाटर का कनेक्शन ऑफ करके आप 1 साल के लिए चले गए वर्ल्ड टूर पे, मजे ये लगाएगा, इमेजिन करो चले गए, क्लियर। अब जब आप 1 साल के बाद आए तो आपने एक चीज ऑब्जर्व करी कि आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल और वाटर बिल आ रखे हैं। तो आपने फटाफट फोन किया तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को कि ये क्या है भाई, ये क्या है, मैं तो घर पे था ही नहीं 1 साल से, आपने क्यों बिल दिया मुझे। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आपको ये बोलेगा कि सर देखो आपने कोई इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं करी है, उसका बिल 0 है, बट इस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करने के लिए हमने आपको इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया है, आप उसको यूज करो ना करो बट आपको कुछ बिल देना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड यूजर पे चार्जेस। नहीं समझ आया तो ऐसे समझो कि अगर सपोज कल को आप किसी, एक और सिमिलर एग्जांपल देता हूँ, गवर्नमेंट का नहीं है, अगर आप सपोज करो किसी ऐसी जगह पे अपना घर लेते हो जहां फ्लैट्स है, अब आप उस फ्लैट में नहीं रह रहे बट फिर भी आपको एक मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा, क्लियर, कि भाई जो उस एरिया में, उस फ्लैट में जो लोग रह रहे हैं उन्होंने वहां पर सिक्योरिटी गार्ड का अरेंजमेंट किया, ओके, उन्होंने प्लेग्राउंड मेंटेन किया बच्चों के लिए, क्लियर, उन्होंने जनरेटर का अरेंजमेंट किया। अब आप चाहे इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं कर रहे या कुछ भी सर्विसेज यूज नहीं कर रहे क्योंकि आप रह नहीं रहे, बट फिर भी आपको मेंटेनेंस चार्जेस देने पड़ेंगे क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी है। तो अल्टीमेटली वहां के लोग कहेंगे भाई आप रहो या ना रहो वो एक अलग चीज है, क्लियर, बट ये सारी जो फैसिलिटीज हैं वो कॉमन फैसिलिटीज हैं सबके लिए, तो यू हैव टू पे सम अमाउंट, तो उसको हम कहते हैं यूजर पे चार्जेस, क्लियर। तो ऐसे आप देखोगे ड्रेनेज, तो गवर्नमेंट ने ड्रेनेज के लिए जो दी है फैसिलिटी सबको दी है। अब आपको, मैं तो इस एरिया में रहता ही नहीं तो मैं तो ड्रेनेज यूज करता ही नहीं, तो वाई शुड आई पे मनी। तो गवर्नमेंट कहेगी भाई आप रहते नहीं हो लेकिन आपका घर है आपका, आप रहो या ना रहो तो आपको यू हैव टू पे सम चार्जेस। तो मतलब जो कॉमन चार्जेस है फॉर कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, इवन इफ यू आर नॉट यूजिंग इट यू हैव टू पे फॉर दैट, क्लियर। रेलवे आप जब यूज करते हो तभी पे करते हो, इसमें आप चाहे यूज करो ना करो तब भी आप पे कर रहे हो, उसको यूजर पे चार्जेस कहते हैं। तो अगर मैं ट्रेन में ट्रेवल करूंगा तो मैं टिकट खरीदूंगा जो फीस का पार्ट बनेगा, क्लियर, और अगर मैं घर में रहूं या ना रहूं तब भी मुझे एक कॉमन चार्ज देना पड़ेगा, क्लियर, तब भी मुझे कॉमन चार्जेस देने पड़ेंगे। तो आपने देखा होगा बिल आता है। अब ये नहीं है कि आप सोचो कि मैं लाइट यूज ही नहीं करता, 6 महीने के लिए घर पे नहीं हूं तो मेरा 0 बिल आएगा, नहीं, बिल आएगा तब भी। तो अल्टीमेटली दैट इज यूजर पे चार्जेस, सो राइट, यूजर पे चार्जेस, सो राइट, इसके साथ में ही लिख लो, यूजर पे चार्जेस मीन्स, यूजर पे चार्जेस means a person has to pay for the common infrastructure, a person has to pay, okay, for common infrastructure such as electricity infrastructure, drainage, etc., such as electricity infrastructure, drainage, etc., clear। तो अल्टीमेटली आप ऐसे समझ सकते हो गवर्नमेंट ने कोई इस एरिया के लिए पावर प्लांट लगाया, सपोज कर लो सोलर एनर्जी लगाई, ओके, अब उससे यहाँ पर इस एरिया में जितने भी घर थे उन सबको इस एनर्जी प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिया। अब कोई घर यूज नहीं कर रहा तो सरकार ये कहेगी मैंने तो भाई खर्चा किया ना आपके लिए, आप अगर यूज करोगे इलेक्ट्रिसिटी तो उसका एक्स्ट्रा पे करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे तो उसका 0 बिल है बट कॉमन खर्चा आपको देना पड़ेगा। दिस इज यूजर पे चार्जेस, क्लियर, यूजर पे चार्जेस, क्लियर। हाँ, अब इस एरिया में भी एक घर बना हुआ है, अगर इनको कोई कनेक्शन नहीं मिला हुआ तो इनको कुछ नहीं पे करना, क्लियर, इनको कोई यूजर पे चार्जेस कुछ नहीं पे करना, क्लियर। तो अल्टीमेटली यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इफ यू आर यूजिंग रेलवे, दैट इज नॉट यूजर पे चार्जेस। रेलवे मीन्स जो यूज करेगा वो पे करेगा, क्लियर, जो यूज करेगा वो पे करेगा, क्लियर। यहाँ पर चाहे आप यूज करो ना करो बट हमने आपको एक कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, वो पे करना पड़ेगा, क्लियर। तो दैट इज यूजर पे चार्ज। ये नहीं बताया होगा पक्का टीचर ने, नहीं बताया होगा ना, यस।
नेक्स्ट। ओके, और क्या आएगा इसमें? प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स। नाउ व्हाट इज डिविडेंड्स? सर शेयर होल्डर को हर कंपनी कुछ पैसा देसी भाषा में समझा यार। What is dividend? What is how you differentiate between profit and dividends? सर यदि कंपनी प्रॉफिट में चल रही होगी रेगुलर तो तभी डिविडेंड देगी। जब कंपनी रेगुलर प्रॉफिट गेन कर रही होगी तभी वो डिविडेंड प्रोवाइड करेगी ओके अपने शेयर होल्डर्स को। ओके यदि वो लॉस में डिविडेंड नहीं देगी। ओके, मैं लॉस में होगी तो प्रॉफिट डिविडेंड दोनों ही नहीं देगी ना। मैं पूछ रहा हूँ डिफरेंस क्या है? प्रॉफिट ईयरली होता है, डिविडेंड मंथली क्वार्टरली है। पक्का? सीईओ क्या? सीईओ? फिर कॉमर्स? कॉमर्स बैकग्राउंड से? नॉलेज तो पता दो क्या बैकग्राउंड है। चलो भाई, बात उन्होंने सही बोली है। अगर मैं बात करूं प्रॉफिट्स, डिविडेंड्स इज नथिंग बट प्रॉफिट से अलग चीज है, मतलब बोनस। एक तरह से मैं बोलूं डिविडेंड इज बोनस। तो प्रॉफिट आपको मिल ही रहा है, बट प्रॉफिट से एक्स्ट्रा अमाउंट अगर आपको मिलती है दैट इज वी कॉल्ड बोनस, उसको हम डिविडेंड्स बोल सकते हैं। चाहे वो आपको क्वार्टरली मिल रही हो, चाहे ईयरली मिल रही हो, चाहे एवरी हाफ ईयरली मिल रही हो। क्लियर? तो प्रॉफिट्स इज यू कैन से, अगर मेरी कंपनी प्रॉफिट में चल रही है तो नो डाउट मेरे को प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, बट उम्मीद से अगर ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो मेरे को डिविडेंड भी मिलेगा। तो दैट इज बोनस। क्लियर? दैट इज बोनस। तो मैंने, आप देखोगे इंडिया के अंदर जितनी भी कंपनीज हैं, ओके, तो उनको पता होता है कि इस साल कितना प्रॉफिट आने वाला है, तो एक एस्टीमेट पे चलते हैं वो। ओके, क्योंकि जब वो बजट बना रहे हैं तो वो भी तो अपने बजट बनाएंगे ना कि इस बार एस्टिमेटेड प्रॉफिट ही है, बट अगर उससे ज्यादा हो जाए तो दैट इज डिविडेंड। तो अल्टीमेटली मोर देन प्रॉफिट जो आपने एस्टिमेट किया है तो उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। तो डिविडेंड फॉर अ टाइमिंग, रिमेंबर इट इज अ बोनस दैट इज मोर देन प्रॉफिट। क्लियर? अब गवर्नमेंट को कहां से आता है? अब गवर्नमेंट की कई सारी पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, तो वहां से रिसीव करती है। ओके, जैसे कि ओएनजीसी, कोल इंडिया लिमिटेड, ओके, बीएचईएल, क्लियर, एनटीपीसी, एनएचपीसी, देयर आर सो मेनी पीएसयूज। इवन जो आपके सरकारी बैंक्स है, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, ये भी क्या है? आपके पब्लिक सेक्टर, यू कैन से पार्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स विच आर पार्ट ऑफ पीएसयूज। अब आप ये देखो, यहां से अब आप सवाल ये आ रहा होगा कि सर इनको क्यों पैसा देती है, मतलब क्यों सरकार, मतलब क्यों पीएसयूज इनको पैसा दे रहे हैं? भाई सीधी सी बात है, जब पीएसयूज बने होंगे तो किसके पैसे से बने थे? टैक्स पेयर्स के मनी से। तो अल्टीमेटली टैक्स पेयर्स का राइट है या नहीं है? मतलब टैक्स पेयर्स का पैसा किसने दिया था? सरकार ने। क्लियर? तो अब सरकार का राइट है कि जो भी आपका प्रॉफिट्स और डिविडेंड्स आ रहे हैं साल भर में, वो आप हमें दोगे। क्लियर? वो आप हमें दोगे। ऐसे ही आप देखोगे आरबीआई एक अलग एंटिटी है, चाहे गवर्नमेंट ने बनाई है, बट एक अलग एंटिटी है। तो आरबीआई भी पैसे कमाती है। ओके, जैसे बैंक्स को लाइसेंस देती है तो लाइसेंस फी में पैसे मिलते हैं ना। ओके, कोई बैंक सही तरह काम नहीं करता तो उनके ऊपर पेनल्टी भी लगाती है, पैसे मिलते हैं। जैसे इस साल लगभग 83 करोड़ की पेनल्टी लगाई है लास्ट ईयर में। क्लियर? तो पैसे आए ना, तो वो जो प्रॉफिट आया है तो आरबीआई को बनाया किसने? सरकार ने अपने पैसों से बनाया ना। यस और नो? तो अल्टीमेटली दिस इज। तो अगर सपोज कर लो कि केएसजी, तो जब केएसजी बना था, ओके, तो अगर मैंने उस समय अगर पैसे लगाए होते, जो भी इसको सेटअप करने में खर्चा है, तो अब जो इसका प्रॉफिट आएगा उसका शेयर मुझे भी मिलेगा। तो अगर सपोज कर लो इसको बनाने में, जब इसको सेटअप किया था 20 लाख का खर्चा था, 10 लाख मैंने दे दिए। क्लियर? 10 लाख किसी और ने लगा दिए। अब जो भी इसका प्रॉफिट आएगा उसका 50% मैं लूंगा। क्लियर? अगर प्रॉफिट से ज्यादा पैसा आ रहा है जो हमने एस्टिमेट किया, तो डिविडेंड भी लूंगा। क्लियर? डिविडेंड भी लूंगा। क्लियर? तो अल्टीमेटली मेरा राइट होगा उस पर। क्लियर? तो ऐसी यू कैन से प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स विच गवर्नमेंट रिसीव फ्रॉम पीएसयूज। सो राइट, प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स लिख लो बड़ी। प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स विच गवर्नमेंट रिसीव फ्रॉम PSUs, that is public sector units.
which government receives from PSU, public sector units. Clear? So this is what you have to remember. Okay. और कहाँ से पैसा आता होगा? बोलो, कुछ कह रहे थे। सर जो बहुत सारी कमीशंस होती है सर, वो भी फाइन लगाती है, गूगल पे भी 21 मिलियन कम लगाता है। तो वो तो फीस एंड फाइन्स में आ गया ना बेटा। फाइन्स में हाँ हाँ, अभी बोल रहे हैं कि कई सारी कमीशंस होती है, जैसे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, वो गूगल के ऊपर फाइन लगाती है, तो जो पैसा आएगा वो फाइन का पार्ट बनेगा। तो जो सेबी लगाएगा वो कहाँ जाएगा? वो भी तो इसी का ही पार्ट होगा ना, फीस एंड फाइन्स से भी। अगर कोई फीस ले रहा है ओके, तो अल्टीमेटली यही आएगा। क्लियर? से भी अगर किसी एंटिटी पे फाइन लगा रहे हैं तो यहीं पे आएगा। क्लियर? सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट फीस एंड फाइन्स। तो जो इंटरनेशनली मॉनेटरी असिस्टेंस मिलता है वो इंटरनेशनल डायरेक्ट IMF वगैरह मॉनेटरी असिस्टेंस देते अब असिस्टेंस में क्या, किस चीज की बात कर रहे हो? लोन्स की, ग्रांट्स की? बोथ। बोथ। तो अभी ग्रांट्स की बात करूंगा, लोन्स की बाद में बात करूंगा। क्लियर? तो अगर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज ग्रांट्स। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कई लोग चैरिटी भी देते हैं या डोनेशंस भी कह सकते हैं ग्रांट्स। सो यू कैन से ग्रांट्स रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो राइट, फोर्थ इज ग्रांट्स रिसीव्ड बाय grants, or you can say donations or charity. Grants received by government of India, GRANTS, grants received by government of India. Clear? तो अल्टीमेटली रिश्तेदार घर पे आते हैं तो ग्रांट ही देके जाते हैं। यस और नो? यस और नो? तो अगर सपोज कर लो आपकी इनकम 1 लाख रुपए है, हर महीने कोई रिश्तेदार है 10,000 रुपए देके जा रहे हैं, एक नहीं मतलब 4-5 लगा लो, हर हजार 10 मतलब 1000-2000 देके जा रहे हैं, हो गए ना 10,000। आप भी फिर फोन करके बुलाओगे, कई दिन हो गए आए नहीं जी। यस और नो? मतलब आए जी नहीं, मतलब यही कहने के लिए बोल रहे ना, आ जाओ और एक शगुन का लिफाफा देके जाओ, कम से कम 2,000 रुपए होने चाहिए। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड, यू कैन से ग्रांट्स। तो ऐसे गवर्नमेंट को भी ग्रांट्स मिलते हैं। ओके, सो अल्टीमेटली इट इज अ पार्ट ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। एंड द लास्ट इज, कोई बताएगा? तो 4 आपको बता दिए, 5th आपको बताना पड़ेगा। नहीं बताया टीचर ने। 11-12 तक पढ़ी थी ना इकोनॉमी, उसके बाद छोड़ दी थी। नहीं, हाँ कॉलेज में भी बिजनेस इकोनॉमिक्स। अच्छा, माइक्रो मतलब मेरे को समझ नहीं आता, मतलब बिजनेस करने के लिए भी इकोनॉमी पढ़ने की जरूरत है? सीधा सा है तो हिसाब किताब है, 10 की चीज खरीदी, 15 में बेची, 5 रुपए प्रॉफिट। इसको भी सब्जेक्ट बना दिया, समझ रहे हो? जरूरत है? तभी मैंने क्या बोला, माय प्रोफेसर साहब, समझ रहे हो? बिजनेस करने के लिए मतलब देखो इकोनॉमिक्स। कई जैसे एक वो कोर्स है होटल मैनेजमेंट, वो समझ नहीं आता है इसमें क्या सिखाते हैं। ओके, खाना बनाना मतलब कितना मसाले डाल रहे हैं, कितने हॉस्पिटैलिटी। यार आपको नहीं पता घर में गेस्ट आया उसको कैसे ट्रीट करना है? भाई मेरे को गेस्ट अगर पसंद नहीं है तो मैं उसको कहूँगा ये ले खा ले। ये अगर गेस्ट अच्छा लगा तो उसको आराम से खिलाऊंगा, ले भाई आराम से खा। ओके, प्लेट लेके ही खड़ा रहूंगा, ले भाई। ओके, प्लेट डेकोरेटिव होनी चाहिए। क्लियर? यस सर? इसमें क्या हॉस्पिटैलिटी सीखोगे? ओके, मतलब विमेन्स इन इंडिया हैव दिस थिंग इनबिल्ट। सही कह रहा हूँ ना? हॉस्पिटैलिटी ये कैसे करनी है, और सब अल्टीमेटली सही कह रहा हूँ ना? नहीं कह रहा? ओके, बट वहां पर सिखा कौन होगा? एक मेल सिखा रहा होगा। क्लियर? लास्ट बताओ क्या होगा? एसटीट्स इज अ पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। हम यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। यस, एसटीट्स इसी का ही पार्ट है अगर स्टेट गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखो तो। क्लियर? एसटीट्स कुछ नहीं होता, बेसिकली बता देता हूँ। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, सपोज करो कि किसी की प्रॉपर्टी है, ओके, अब वो बंदा नहीं रहा, अब उसके आगे पीछे भी कोई नहीं था, मतलब देयर इज नो सक्सेसर, तो गवर्नमेंट उसको एक्वायर कर लेती है। एक्वायर करने का मतलब एक्वायर करके बेच देगी, जो पैसा आएगा वो मतलब एक तरह से फीस का पार्ट बन जाएगा।
क्लियर, बट ये स्टेट गवर्नमेंट का राइट है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती। अब भारत सरकार लोन भी देती है, और आप भी जब कभी लोन लेते हो तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक प्रिंसिपल अमाउंट और एक होता है इंटरेस्ट। क्लियर, तो भारत सरकार लोन भी देती है। लोन मतलब या तो देगी किसी स्टेट गवर्नमेंट को या फिर किसी पुअर कंट्री को देगी, अपने से अमीर को थोड़ी देगी लोन, उसके पास तो बहुत पैसा है। तो अल्टीमेटली नेपाल को दे दिया लोन, भूटान को दे दिया, श्रीलंका को दे दिया। बैंक्स को क्यों लोन देगी भाई? बैंक से तो लोन लेती है। कहाँ देती है लोन? कब सुना है आपने? सिक्योरिटीज वगैरह नहीं लेते बैंक को, लेती कौन सी? तो वो तो बोरिंग लेती है ना, देती थोड़ी है। हम यहाँ पर बात करें सरकार जब बोरिंग देती है, ओके, तो बैंक्स को थोड़ी बोरिंग देती है। आप जो बात कर रहे हो वो बात कर रहे हो कि जब बैंक सरकार को बोरिंग दे रहा है, सिक्योरिटीज वहां आती है। क्लियर, तो अल्टीमेटली whenever government of India gives a borrowing to anyone मतलब either state government or any foreign country, clear, so उस केस के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंटरेस्ट रिसीव होता है, सो दैट इंटरेस्ट रिसीव्ड इज अ पार्ट ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। क्लियर, सो राइट, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय ब्याज, जिसको बोलते हैं ब्याज। क्लियर, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर, सो दिस इज व्हाट यू कैन से आर द 5 कंपोनेंट्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब सीधा सा गवर्नमेंट क्वेश्चन, मतलब आपका एग्जाम पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर पार्ट ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपको ये 500 रट्टे होने चाहिए। क्लियर, आपको ये 500 पता होना चाहिए। या फिर पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स। क्लियर, तो आपको ये पता होना चाहिए, दैट इज टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू इंक्लूड डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू इंक्लूड दीज यू कैन से 5 आइटम्स। क्लियर, अब हम बात करते हैं कैपिटल रिसीट। सो राइट, अब अभी हमने बात करी कि गवर्नमेंट, ओके, गवर्नमेंट इंटरेस्ट रिसीव करती है। ओके, तो अल्टीमेटली हर लोन के अंदर दो चीजें हैं, प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट। ओके, तो अगर सपोज कर लो कि आज 2024 में मैंने किसी को लोन दिया, ओके, और 2 साल के लिए दिया, तो मतलब 2 साल तक मुझे इंटरेस्ट देगा उस अमाउंट पे। क्लियर, चाहे वो मंथली बेसिस पे दे चाहे ईयरली दे। क्लियर, तो दैट पर्सन विल गिव मी इंटरेस्ट फॉर 2 years। क्लियर, अब जैसे ही 2 साल के लिए 2026 आ जाएगा, ओके, तो मैं उस लोन अमाउंट को रिकवर भी तो करूंगा ना, दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट विल बी रिकवर्ड और नॉट। तो ये जो प्रिंसिपल अमाउंट की रिकवरी करूंगा वो कहां लिखूंगा? कैपिटल रिसीट में। ओके, सो राइट, रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। अब इसमें भी देखो, गवर्नमेंट ने कोई अपना पैसा थोड़ी दिया है, गवर्नमेंट तो टैक्स पेयर्स का ही पैसा दिया ना उधारी पे, और उस पर कमा रही है। या तो ये होता कि आपने मेहनत करी हुई, मेहनत करके कोई कमाई करी, क्लियर, अब आपने उसको उधारी दे दिया। क्लियर, तो उसको तो हम बोल सकते हैं कि दैट इज योर हार्ड अर्न मनी। बट गवर्नमेंट का इसमें कौन सा हार्ड अर्न मनी है? वसूली तो करिए ना, वसूली करके आगे किसी और को देके फिर वसूली कर रही है टैक्स इंटरेस्ट के साथ। क्लियर, तो जो उसका इंटरेस्ट आएगा वो किसका पार्ट बनेगा? नॉन टैक्स रेवेन्यू। बट जब रिकवरी करेगी प्रिंसिपल अमाउंट की, वो किसका पार्ट बनेगा? कैपिटल रिसीट का। क्लियर, और रिकवरी कब करेगी? मैच्योरिटी पीरियड पे। जरूरी नहीं है कि सरकार 1 साल के लिए लोन देगी किसी को, 2 के लिए भी दे सकती है, 3 के लिए भी, 10 के लिए भी, 20 के लिए भी। अब हो सकता है कि मनमोहन गवर्नमेंट ने कोई लोन दिया हो, ओके, 20 साल के लिए, तो अल्टीमेटली 2004 में मनमोहन सिंह गवर्नमेंट आई थी, तो 2004 में किसी को 20 साल के लिए लोन दिया था, तो इसका मतलब 2024 में रिकवर हुआ होगा। लेकिन 2020 से लेके लगातार 2024 तक हर साल इंटरेस्ट आया होगा, तो जो भी उस अमाउंट पे इंटरेस्ट आया होगा वो हर साल लिखा गया होगा कहां पर? नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर। क्लियर, और जो 20 साल बाद रिकवरी करेगी वो कहां करेगी? कैपिटल रिसीट में। क्लियर, नंबर टू प्रोसीड्स ऑफ PROCEEDS, प्रोसीड्स ऑफ
disinvestment, proceeds of disinvestment and privatization. What is disinvestment and privatization? सर कोई पब्लिकली ओन्ड कंपनी अपना कोई एक स्टेक थोड़ा सा यस, अगर कोई सरकारी कंपनी है, ओके, मतलब जैसे ONGC या फिर SBI, वो भी सरकारी है, ओके, तो SBI में कितने शेयर्स हैं पता है आपको सरकार के? SBI में कितना का बैंक अकाउंट है? ज्यादातर लोगों का मिलेगा, बाकी कई अरे पैसे थोड़ी निकाल रहा हूं मैं आपके अकाउंट में से, कभी सोचो कि पैसे निकाल लूंगा। क्लियर? अगर आप देखोगे SBI के अंदर भारत सरकार का सिर्फ और सिर्फ 57% शेयर है। क्लियर? तो इसका मतलब बाकी 43 किसी और का है, प्राइवेट एंटिटी का है। क्लियर? तो अगर मैं 57 की बात करूं, अगर सपोज कर लो 57 में से सरकार ने कुछ परसेंट और बेच दिया, बट इस तरीके से बेचा कि बेचने के बाद सरकार के पास 51% शेयर हैं अभी भी या उससे ज्यादा। ओके, तो अगर सपोज कर लो कि 57 में से 6% शेयर बेच दिए। क्लियर? 1% शेयर पता है कितना होगा? लगभग 1% की शेयर की जो वैल्यू होगी ना, 1500 से लेके 3000 करोड़ के बीच में होगी। यस, इतनी आराम से होती है एक शेयर की वैल्यू। मतलब आप सोचो 1% से क्या होगा सर? तो अगर आप सपोज करो कि 2% शेयर बेच दिए, तो मतलब 3 से 6000 करोड़ का पैसा आएगा सरकार के पास। क्लियर? 3% बेच दिए तो मतलब लगभग सीधा से 9000 करोड़, मतलब एक 75 से 9000 करोड़। तो मैं एक रफली आपको आइडिया बता रहा हूँ। ओके, तो अगर आप देखना अभी जैसे अंबुजा सीमेंट है, सुना है ना, उसमें रिलाइज करो अडानी के शेयर्स है। नाउ दे आर प्लानिंग टू सेल इट। ओके, तो उसमें से अपने 2% शेयर बेचने की बात कर रहे हैं, तो लगभग 4000 करोड़ के। देख लो अगर आपको खरीदने तो कहोगे सर इतने पैसे होते तो यहाँ थोड़ी बैठे होते। भाई सीधी सी बात है, कई दोस्त बोलते हैं ना यार तू बड़ा आदमी बन गया, तो मैं तो सीधा बोलता है यार अगर बड़ा बन गया होता ना तेरे से बात नहीं कर रहा होता। क्यों बात करूंगा भाई, तू छोटा आदमी है। देन यू हैव टू टेक अपॉइंटमेंट फ्रॉम मी, या फिर मेरे सेक्रेटरी से कि बात कर सकता है नहीं कर सकता। यस सर, फिर वो समझ आते हैं, आ रहा है ठीक है। क्लियर? तो अल्टीमेटली यहाँ पर यही चीज है, याद दिलाना पड़ता है ना, मैं भी अभी छोटा ही आदमी हूँ, बनूंगा बड़ा, टेंशन मत करो। क्लियर? सो अल्टीमेटली डिसइन्वेस्टमेंट मतलब कि सरकार ने अपने PSU में शेयर्स बेचे इस तरीके से ताकि शेयर्स बेचने के बाद भी सरकार के वहां पर 51% शेयर्स है, तो उसको हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। बट अगर शेयर्स इस तरीके से बेच दिए कि बेचने के बाद अब सरकार के शेयर्स उसमें 49% से कम है, ओके, तो तब उसको हम कहेंगे प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि अब प्राइवेट सेक्टर आ गया। जिसके 51 या उससे ज्यादा शेयर होते हैं तो वो मेजर शेयर होल्डर होता है, मतलब मालिक होगा एक तरह से। क्लियर? अगर कम कर दिया आपने शेयर तो आप शेयर होल्डर तो हो बट नॉट मेजर। क्लियर? बट नॉट मेजर। तो अल्टीमेटली जिसके पास 51 या उससे ज्यादा शेयर होते हैं तो वो उसके पास डिसीजन राइट्स होते हैं कि क्या डिसीजन लेने। क्लियर? कम वाले के पास पार्टिसिपेट कर सकता है बट मेजर का मेन होल्ड होगा डिसीजन लेने में। क्लियर? तो अगर गवर्नमेंट ने अपने शेयर्स इस तरीके से बेच दिए कि अब उसके पास 49 से कम रह गए हैं शेयर्स, ओके, 49 और लेस, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्राइवेटाइजेशन, अदरवाइज डिसइन्वेस्टमेंट। क्लियर? बट इन एनी केस दोनों केस के अंदर गवर्नमेंट अपने शेयर्स बेच रही है और शेयर बेच के कुछ पैसा आ रहा है। जैसा अभी मैंने बताया 1% शेयर का जो वैल्यू होगा लगभग 1500 से 3000 करोड़ के बीच में रहती है। क्लियर? तो अल्टीमेटली आप लगा के चलो कि आप 1% शेयर बेच रहे हो तो आपके पास लगभग इस रेंज के अंदर पैसा आ रहा है, तो वो जो पैसा आएगा वो किसका पार्ट बनेगा? कैपिटल शीट का। क्लियर? सो राइट, डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया sell its shares in such a way that it is left with 51% or more shares.
ओके, तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं डिसइन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट अभी भी मालिक ही है. ओके, 51% और मोर शेयर्स. क्लियर. वेयर एज इन प्राइवेटाइजेशन, whereas in privatization government share is either 49% or less. Government share is either 49% or less. Clear. तो concept इसका ये है. Clear. Right. Full stop. In both the cases, comma, government receive money. In both the cases, comma, government receive money and it will become a part of capital receipts. And it will become a part of capital receipts. CR. Clear? It will become a part of capital receipts. Clear? Next, इसमें एक और भी कंपोनेंट है कैपिटल रिसीट में. तीसरा क्या होगा? यस, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को खुद भी कोई बोरिंग चाहिए, ओके, सो यू कैन से बोरिंग और लोन टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके, तो वो भी किसका पार्ट बनेगा? कैपिटल रिसीट का. सो राइट, borrowing or loan taken by government of India. Borrowing or loan taken by government of India. Clear? तो ये चीज है. अब देखो इसमें से सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं. Which of the following is a part of tax revenue? Which of the following is a part of non-tax revenue? Which of the following is a part of revenue receipt? Which of the following is a part of capital receipt? क्लियर. तो आपको पता होना चाहिए कि रेवेन्यू रिसीट के अंदर दो आइटम्स है, टैक्स, नॉन टैक्स. टैक्स के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स है. क्लियर. नॉन टैक्स के अंदर 5 आइटम्स हैं. टिप्स पे होनी चाहिए. फीस एंड फाइन, यूजर पे चार्जेस, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स, ग्रांट्स एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके, कैपिटल रिसीट के अंदर 3 आइटम्स हैं, दैट इज रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन. प्रोसीड्स का मतलब क्या होता है? मनी कलेक्टेड. प्रोसीड्स इज अ, यू कैन से इंग्लिश टर्म व्हिच मींस मनी कलेक्टेड. क्लियर. अब एग्जाम में अच्छी वोकैबुलरी लिखोगे तभी तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे ना. अब वही थोड़ी है कि वही बचपन वाली इंग्लिश लिख दोगे. ओके, सो यू हैव टू यूज अ वर्ड प्रोसीड्स. क्लियर. तो प्रोसीड्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट एंड दिस. एंड लास्ट इज बोरिंग. तो अगर गवर्नमेंट भी कोई बोरिंग ले रही है तो किसका पार्ट बनेगा? कैपिटल रिसीट का. तो ये एक आपका क्वेश्चन आ सकता है ऐसे. क्लियर. अब हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर. सो राइट, एक्सपेंडिचर has 2 components. Number 1, revenue expenditure and capital expenditure. तो जैसे वहां पर रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स थी, यहां पर क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. क्लियर. अब पहले हम बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूड व्हाट. सो राइट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स नंबर 1, administrative expenses. स्पेलिंग बताऊं क्या? बताऊं स्पेलिंग? लिख लोगे ना? यस. जो नहीं लिख पा रहे आजू बाजू चीटिंग कर लो. क्लियर. एडमिनिस्ट्रेटिव, आजू बाजू वाले बने इसलिए चीटिंग करने के लिए. यस और नो? बट हाँ, ये ना हो कि बाजू वाले ने भी गलत लिखी. ओके, लाइक इन माई टाइम व्हेन आई यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, नॉट दिस, यूपीएससी. तो CSAT के टाइम पे तो मेरे साथ एक क्लास में एक स्टूडेंट बैठता था. ठीक है, उसका मैथ्स बहुत वीक था, बट ही यूज्ड टू आंसर एवरी क्वेश्चन. वो क्या करता था? मेरे आंसर्स कॉपी करता था.
तो एक दिन पता लग गया भाई, सवाल मैं कर रहा हूं, टीचर जब आंसर पूछा था, सर ये क्या चक्कर है, तो साथ वाले ने बोला कि भाई आंसर कॉपी करता है तेरे, ऐसा है क्या। मैंने गलत मार्क करने शुरू कर दिए, उस दिन सारे आंसर गलत, मजे ये लग क्लियर। तो अल्टीमेटली क्या करोगे, तो मैंने जान के गलत आंसर मार्क करे, और फिर वो बाहर आके ये भी, तब भी उसने एडमिट नहीं किया कि मैं तेरे कॉपी करा था। पता नहीं यार, आज सवाल नहीं हो रहे थे, सवाल कैसे नहीं, मैं सही नहीं कर रहा था, तेरे को कैसे होंगे सवाल। ओके, मजे लो। ओके, सो अल्टीमेटली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। नाउ व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस? Who will tell? Now, when you become officer, and if suppose you are working under government of India, clear? So whatever salary you will get, that will become a part of administrative expenses. But अगर सपोज करो कि यूपीएससी ने सिलेक्ट किया और आप आके स्टेट के अंदर काम कर रहे हो, तो स्टेट खर्चा देगी, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस नहीं होगा। क्लियर? जो मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ काम कर रहे हैं ऑफिसर्स, ओके, या फिर उन ऑफिसर्स के नीचे जो स्टाफ काम कर रहा है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का पार्ट है। क्लियर? ऐसे ही स्टेट के सीएम के साथ जो काम कर रहे होंगे, प्लस और जो ऑफिसर्स काम कर रहे हैं नीचे, या स्टाफ काम कर रहा है, वो स्टेट का एक्सपेंडिचर है, मतलब स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर है। क्लियर? तो हम यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, तो ऐसे आप देखोगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है, उनकी जो सैलरी है, पेंशन है, दैट इज अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। सिमिलरली जो आपके हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनकी सैलरी जो है स्टेट गवर्नमेंट पे करती है, बट जब हाई कोर्ट के जज रिटायर हो जाते हैं, तो उनकी पेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, तो वो फिर किसका पार्ट बनेगा? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का। क्लियर? अब सिमिलरली ये तो सैलरी पार्ट हो गया। अब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस नॉट ओनली इंक्लूड सैलरी, इट इंक्लूड अदर थिंग्स। अब डिपार्टमेंट को रन करने के लिए बिल्डिंग चाहिए। अब हो सकता है बिल्डिंग सरकारी हो, मतलब सरकारी बिल्डिंग ना हो, किराए पे ले रखी हो, खर्चा दोगे। क्लियर? खर्चा दोगे। क्लियर? तो अल्टीमेटली जैसे दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी, तो दिल्ली के अंदर पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। क्लियर? तो पुलिस स्टेशन जो बने हुए हैं, जरूरी नहीं है कि सारे पुलिस स्टेशन सरकारी जमीन पे बने हैं, कुछ किराए पे भी है, मतलब प्राइवेट है, आपकी प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर रेंट पे है, तो अल्टीमेटली वो खर्चा देना। अब डिपार्टमेंट को रन करने के लिए भी खर्चा चाहिए, स्टेशनरी आइटम्स। क्लियर? पेन, पेपर, पेंसिल, कुछ तो चाहिए ना, लैपटॉप्स, ओके, प्रोजेक्टर चाहिए, एसी। क्लियर? भाई ऑफिसर को लग रहा है कि यार पुराना हो गया, रिप्लेस करो। क्लियर? एसी। क्लियर? ऑफिसर के लिए गाड़ी। क्लियर? तो ये सारे क्या हैं? आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है। क्लियर? गाड़ी खरीदोगे, अगर ऑफिसर अपने लिए सरकारी गाड़ी आ रही है, तो उसका इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है। सो डोंट थिंक दैट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ओनली इंक्लूड सैलरीज। नो डाउट इट इंक्लूड सैलरीज प्लस अदर एक्सपेंसेस विच यू नीड टू रन द डिपार्टमेंट।